शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एलएलबी के सेमेस्टर्स एग्जाम के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके ओवरऑल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज है एलएलबी के 5th सेमेस्टर के पेपर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि का यूनिट 1 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, उससे निर्णित वाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यही आंसर लिखना है तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसके तहत मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझा दूंगी और साथ ही साथ कौन कौन से वाद हैं जो इम्पोर्टेंट है और कैसे आंसर लिखना है ये भी समझाऊंगी। तो बिना स्किप किए इस क्लास को पूरी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जब आपके किसी कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, ना कि किसी एक पे सारा पावर दिया गया है। डिपार्टमेंट्स अलग अलग बांटे गए हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग, एचआर डिपार्टमेंट अलग। इसी को बोलते हैं पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। सेम इसी तरह से हमारे देश में भी जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो क्योंकि एक जगह अगर पावर इकट्ठी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? निरंकुशता हो जाएगी, जो मैं पिछली क्लास से भी आपको समझा रही हूँ। अब बात करते हैं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत कैसे हुई। तो पहली बार जो फ्रांसीसी विधिवेत्ता है मॉन्टेस्क्यू, इनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसके बारे में बात की। और उससे पहले हालांकि अरस्तू और लॉक ने भी इसके बारे में वर्णन किया था, पर मॉन्टेस्क्यू ने जो इसका वर्णन किया है वो है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को राज्य की तीनों शक्ति, कार्यकारी, विधायी और न्यायिक, निर्वहन नहीं करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संस्था को तीनों पावर नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वयं को ही कानून समझने लगेगा, स्वयं ही कानून बनाएगा, स्वयं ही लागू करेगा, स्वयं ही उसका पालन करेगा और पालन ना होने पे स्वयं ही मनमानेपन से डिसीजन भी दे देगा। तो ये इलॉजिकल है। इसीलिए राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी पृथक्करण बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे मानवीय अधिकार की रक्षा होगी। ये कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू का है। मॉन्टेस्क्यू से पहले, इससे पहले इसके बारे में किसने बात कर रखी है? अरस्तू और लॉक ने बात कर रखी है। अब आते हैं प्रोफेसर वेड और फिलिप्स के बारे में। उन्होंने कहा कि एक विभाग दूसरे विभाग की संरचना नहीं करे, लाइक एचआर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट की संरचना ना करे, मैनेजमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट की संरचना ना करे, यानी कि सारे विभाग अपनी संरचना अलग अलग करें, ना कि एक दूसरे की करें। एक विभाग दूसरे विभाग के कार्य का निर्वहन ना करे। अगर आपको एचआर का काम दिया गया तो आप एचआर करिए, आपको अकाउंट का दिया गया तो आप अकाउंट करिए। एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करें कि आपने अपना काम छोड़ के दूसरे के कार्य पर नजर रखनी शुरू की। इससे भी क्या होगा? दिक्कत होगी सरकार को भी और प्रशासन को भी और देश को भी, राज्य को भी। ये बात कही प्रोफेसर वेड और फिलिप्स से। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लैंग्वेज है, किताबी भाषा, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको सिंपली आपको समझा रही हूँ। अब ये सिद्धांत जो है ना, ये व्यक्तिपरक है, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, कार्य संबंधी इसमें पृथकता की बात की गई। यहाँ किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि कार्य को कैसे पृथक करना है ये बताया गया। तो इसमें क्या है कि ऐसी विधि ना कि मनुष्य की होगी, बल्कि ये सरकार होगी। ब्रिटिश सरकार की निरंकुशता जब हो गई भारत में, तो समझ में आया कि अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही तो भारत देश में भी जो सरकार होगी वो भी निरंकुश हो जाएगी, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे ना हो। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये उपाय सुझाया कि अगर चाहते हो कि भविष्य में भारत में या किसी भी देश में सरकार जो है वो अपना मनमानापन ना करे, निरंकुश ना हो, तो आप क्या करो? शक्तियों को बांट दो। ठीक। तो जब भारत में ये बात आई तो शुरू में इसको बहुत ही सीरियसली नहीं लिया गया। भारतीय संविधान और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में भारतीय संविधान ने इसका कठोरता से पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत में कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं और अनुच्छेद, जैसे आपने देखा होगा, अनुच्छेद 72 है संविधान में। उसमें क्या कहा गया है कि क्षमादान की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। जबकि निर्णय किसका है? न्यायालय का है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का भी इंटरफेरेंस है। तो कई जगह पे शक्ति पृथक्करण लागू किया गया, कई जगह पे कंट्रोल करने के लिए शक्ति पृथक्करण को रोका गया। जैसे न्यायालय के कुछ मामलों में राष्ट्रपति का इंटरफेरेंस होता है, कार्यपालिका के कुछ मामलों में विधानमंडल के सदस्य आते हैं। तो इसमें क्या है? बैलेंस किया गया। पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण भी नहीं किया गया और पूरी तरह से क्या है?
एक जगह शक्ति भी नहीं है। अब इसमें कुछ वाद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाद है राम जवाया बनाम पंजाब राज। इसको लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वाद ही बता रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन आपको ना करना पड़े। अब अमेरिका के संविधान की तरह कठोरता से स्वीकार नहीं किया गया। राम जवाया बनाम पंजाब राज में कहा गया, न्यायालय ने कहा कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका के संविधान की तरह हमने कठोरता से स्वीकार नहीं किया गया। वहीं इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायणवाद में संविधान में सरकार की 3 शक्तियों को मान्यता दी गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऐसा वाद में न्यायालय ने कहा। फिर केशवानंद भारती बनाम मामला जो है उसमें शक्तियों के पृथक्करण को क्या कहा गया, संविधान का आधार बताया गया कि शक्ति का पृथक्करण ही जो है वो संविधान का आधार। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम मामला, क्योंकि इसी में ये बेस है। इसके बाद है किलबोर्न बनाम थॉमसन। अगर आप केस का नाम भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसका जो थीम है ना वो याद रखिए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसी भी संविधान की सफलतापूर्वक चलने के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक काम एक दूसरे को निरंकुशता से बचाता है। इसका मेन थीम ही यही है। इसके बाद है भारत का संविधान एवं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो संविधान के उपबंधों में ऐसे कठोर पृथक्करण के सिद्धांत नहीं दिए गए हैं कि एकदम मतलब डेडलाइन है कि इसको फॉलो ही करना है। जैसे जो राष्ट्रपति है हमारा, वो मंत्रिमंडल की सहायता से कार्य करते हैं। जो विधानसभा है वो भंग होने पे राष्ट्रपति जो है राज्य के लिए कानून बनाता है। अनुच्छेद 53, 154, 392, 103, 227, 61, 228, 75 ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि यहाँ पूरी तरह से शक्ति का पृथक्करण नहीं किया गया है। कार्य प्रणाली संबंधी जो है वो सम्मिश्रण रखा गया है ताकि बैलेंस भी रखा जाए। अब क्या है कि न्यायालय का दृष्टिकोण इसके मामले में क्या है, तो न्यायालय का दृष्टिकोण इसमें है दिल्ली राज एक्ट के मामले में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देश के संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा नहीं कहा गया। संविधान संसदीय है, संघीय है और अधिकारों की अलग अलग व्याख्या जरूर की गई है, पर स्पेशली शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का वर्णन कहीं नहीं है। वहीं रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर वाद में संविधान शक्ति पृथक्करण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उन्होंने भी बताया। और फिर से राम जवाया बनाम पंजाब राज्य ने कहा कि एक अंग दूसरे रंग में अधिग्रहण नहीं कर सकते, मतलब डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, भले कार्यप्रणाली उन लोग की आपस में वो लोग एक दूसरे से सलाह लेते हैं, पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में अधिग्रहण नहीं कर सकते। वहीं उदयी राम शर्मा बनाम भारत संघ में कहा गया कि पृथक्करण का सिद्धांत हमारे संविधान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं केशवानंद भारती के मामले में कहा गया कि संविधान की सर्वोच्चता और शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांत है। और आसिफ हमीद बनाम जम्मू कश्मीर राज्य में मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उनका कठोरता से पालन करने की बात कही गई। तो अब ओवरऑल हमें जानना है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का ओवरऑल महत्व क्या है। तो वर्तमान समय में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या नए अर्थ में की गई, क्योंकि हमारा देश जो है वो समय के अनुसार बदल रहा है, तो कार्य विभाजन पे बल दिया गया है, पर शक्ति संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। इसीलिए हस्तक्षेप ना हो, लेकिन आपस में समन्वय होना चाहिए। भारतीय विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट जो है वो इस पर प्रकाश डालती है, जिसमें न्यायिक और प्रशासन सुधार पर प्रकाश डाला गया। ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आप भारतीय विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट के कुछ फैक्ट डालते हैं कंक्लूजन में, इट मीन्स आप अप टू डेट हैं और आप लॉ के ट्रेडिशनल से के साथ साथ करंट अपडेटेड भी हैं, तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, अब आपको इस पर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ये 5-6 वाद जो मैंने बताया इसको रट लीजिएगा और कंसेप्ट जो है वो आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो रिपीटेड मोड पे इस वीडियो को सुन लीजिएगा, और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड दे रहा है एग्ज़ाम, सेमेस्टर्स एग्जाम LLB के, तो उनसे ये क्लासेस शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना लोकेशन ज़रूर बताइएगा।